नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। एक बात बड़ी अच्छी कही गई है कि दुश्मन कभी भी परमानेंट दुश्मन नहीं हुआ करता और दोस्त कभी भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है। क्या पता कल को समय बदले, बात बदले और वही दोस्त जो कल आपके साथ में जीने मरने की कसमें खा रहा था, ये कह रहा था कि तेरे को कैसा भी दुख हो, मैं तेरे साथ में खड़ा रहूंगा, तेरा भाई कभी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आज हो सकता है कि वही दोस्त जिसने कल आपके साथ में जीने और मरने की कस्में खाई हो, वही आज आपका सबसे कट्टर दुश्मन बना हुआ है। हम लोग बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों विश्व युद्ध के अंदर ऐसे तमाम कंट्रीज, बहुत सारे देश थे जो कि आपस में मित्रता को निभा रहे थे और आज सबसे बड़े कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएसए और रशिया किस प्रकार से पहले मित्र हुआ करते थे और आज जो है वो दुश्मन के अंदर कन्वर्ट हो चुके। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन आज हम लोग जिस पॉइंट पर बात करने वाले हैं वो है कि जापान के जो प्रधानमंत्री है वो पहुंच गए हैं यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की से मिलने के लिए। जेलेंस्की को भारत का कपिल शर्मा जो है वो कहा जाता है। कहते थे कि जब तुलना की जाएगी तो भारत के कपिल शर्मा को रख लीजिए और जेलेंस्की को रख लीजिए, बात बराबर है। लेकिन वही जेलेंस्की जिसके अंदर इतना राष्ट्रवाद आ चुका है कि वो अब पीछे नहीं हट रहा है, चाहे मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, रशिया से बराबर की टक्कर लेंगे। और 24 फरवरी 2022 को जो युद्ध शुरू हुआ था वो आज भी चल रहा है। अगर आप लोग को पता हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 4 से 5 साल चले थे, उनका भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, वेट एंड वॉच की कंडीशंस थी और देख रहे थे कि कितने देश जो है वो विश्व युद्ध के अंदर कूदते हैं। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर को कवर करेंगे कि जापान के प्रधानमंत्री क्यों पहुंच गए हैं यूक्रेन के अंदर और G7 समिट के अंदर इनविटेशन क्यों दे दिया है जेलेंस्की को। क्या जेलेंस्की इसमें शामिल होंगे? क्या जेलेंस्की नाराज हैं इन तमाम देशों से जो कि पहले वादे किया करते थे कि हम तुझे नाटो के अंदर शामिल कर लेंगे, लेकिन वही आज तमाम देश पीछे हट चुके हैं और पीछे से उनको हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर के अंदर आगे। सिद्धांत सर ने आपके लिए जबरदस्त कोर्स जो है वो डिजाइन किया है, बाइलैंग्वेज ये कोर्स है, पीडीएफ मटेरियल आप लोग को मिलता है और खास बात है कि जो भी डाउट्स होते हैं सेशन के अंदर वो आप लोगों के क्लियर किए जाते हैं। अगर आप लोग इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी कोड का यूज करने पड़ेगा और 25% डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। चलिए लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को G7 कंट्रीज के बारे में जानना होगा। G7 और G20 दो ऐसे ग्रुप हैं जो कि विकसित और विकासशील देशों को डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग G7 की बात करें तो ये डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप है जिसके अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस। अगर G7 को कंबाइन कर ले और इसके बाद में अगर हम लोग बाकी देशों को शामिल करें तो हमारे पास में पूरा का पूरा G20 बन जाता है। तो भारत भी G20 का तो हिस्सा है ही, अगर G20 के अंदर G7 को भी मर्ज कर दे तो पूरा का पूरा G20 जो है उसका सिनेरियो सामने निकल के आता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ये G7 जो है वो ग्रुप ऑफ 7 क्या चीज है। देखिए सबसे पहले कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज फॉर्म्ड 1975 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। जिस समय भारत के अंदर आपातकाल चल रहा था, इमरजेंसी थी और 25 जून 1975 को भारत के अंदर ब्लैक डे जो है वो भी अनाउंस कर दिया गया था। देखिए अब पैरेलल कैसी हिस्ट्री चल रही है, भारत के अंदर चल रही इमरजेंसी और वहां पर हो रहा है G7 का गठन। मतलब इन तमाम देशों को भारत से कोई लेना देना नहीं है कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, वो अपनी रफ्तार से काम करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पर माने तो ये जो G7 बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए और एनर्जी पॉलिसीज के लिए ये जो संगठन है इसका गठन किया गया जिसमें तमाम देश शामिल हैं। इसका कोई चार्टर नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा जबरदस्त है। कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हैं 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व की जनसंख्या में इसका जो प्रतिनिधित्व है वो 10% है। 31% के आसपास में ग्लोबल जीडीपी में इसका हिस्सा है और 21% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के अंदर है, CO2 एमिशन के अंदर। मतलब इनका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम नहीं है। इसीलिए जब भी कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने की बारी आती है
तो ये देश हमेशा पीछे हट जाते हैं और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे इंडिया, उनके ऊपर अपनी शर्तों को क्या करते हैं, पूरा का पूरा इंपोज जो है वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि भाई आप शर्तों को फॉलो कीजिए, हम लोग जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। ये क्या करते हैं, इंपोज करते हैं भारत जैसे देशों के ऊपर। ठीक है, कि हम भी जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आप भी कंट्रोल कीजिए। लेकिन भारत का इश्यू फिर यहां पर ये रहता है कि भाई हम लोग अभी जो है वो विकास कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी विकास कर चुके हैं, इसलिए कंट्रोल करने की बात करते हैं। पहले बराबर की बात लेकर आइए। खैर वो बात अलग है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 2 यानी कि 2 हमारे पास में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, चाइना है और इंडिया है। ये हमेशा तमाम कंट्री जो है अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करती है, यानी कि टेक्नोलॉजी को, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यहां पर चाइना और इंडिया के मार्केट में बेचने की कोशिश करती है। इंडिया और चाइना इनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए कभी भी इनके साथ में रिलेशन जो है वो खराब नहीं करते हैं। ठीक है, तो G7 को आप लोगों ने जाना। फिर देखिए हुआ क्या है कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मंगलवार को यूक्रेन के दौरे पर थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। किशिदा ने रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और फिर उन्होंने बूचा शहर के अंदर जो है वो उनको श्रद्धांजलि के लिए वहां पर पहुंच भी गए। कल मैंने आप लोगों को एक टर्म समझाई थी, वो टर्म क्या थी, वॉर क्राइम। अगर कोई मान लीजिए वॉर चल रहा है और उस समय आम नागरिकों को कोई भी नुकसान होता है तो वो वॉर क्राइम के अंदर जो है वो गिना जाता है। और ये जो था, जैसे हम लोग कहते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत पूरा का पूरा जो है वॉर क्राइम उसको डिफाइन किया गया था। तो यहां पर फूमियो किशिदा जो है वो कहां पर पहुंच चुके हैं, यूक्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं। ये श्रद्धांजलि की कुछ फोटोज हैं जो कि वहां पर जा रहे हैं, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। जो कि आम नागरिक इसके अंदर मारे गए हैं, शहीद हुए हैं कुछ सैनिक यहां पर यूक्रेन के, लेकिन फिर भी यूक्रेन जो है वो डटकर इनका सामना कर रहा है। अब इस मीटिंग को देखकर हम लोग को साफ तौर पर नजर आ रहा है क्या डिफरेंस है। देखिए, एक तरफ जो है वो सूट बूट पहन के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल निश्चिंत होके, कोई इनको फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, ये जेलेंस्की की टीम है, इनमें से एक भी व्यक्ति ने जो है कोई भी सूट नहीं पहन रखा है, सभी जो है वो फॉर्मल ड्रेसेस में है या फिर आर्मी की ड्रेस इन्होंने पहन रखी है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि जंग से ही सीधे आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परेशान होता है वही व्यक्ति अपने दुख को और दर्द को समझ सकता है। ठीक है, तो ये मीटिंग जो है फॉर्मल मीटिंग ये हो रही है और G7 के बारे में इनवाइट करने के लिए कह रहे हैं कि भैया G7 के अंदर आइएगा। अच्छा, ये जो ज्वाइंट अभी कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें फूमियो किशिदा जो है उन्होंने ये कहा है कि हम यूक्रेन को $470 मिलियन जो है उसकी मदद करेंगे, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और बाकी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में खर्च किया जा सके। इसके अलावा जापान ने नाटो ट्रस्ट फंड से, नाटो आप लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जब कोल्ड वॉर था तो पूरा का पूरा विश्व जो है वो बाइपोलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। उसमें से जो अमेरिका वाला खेमा था, कैपिटलिस्ट थे, उनका एक सैनिक संगठन बनाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं नाटो। तो नाटो ट्रस्ट के फंड से यूक्रेन को गैर घातक, मतलब यूक्रेन जो है उससे हमला नहीं कर पाएगा, केवल डिफेंसिव जो है उन हथियारों से जो है डिफेंस कर पाएगा। इसके लिए $30 मिलियन जो है 248 करोड़ रुपए देने की घोषणा जो है वो किसने कर दी है, जापान के प्रधानमंत्री ने कर दी है। अच्छा, अब देखिए, आप लोगों को पता है कि मई के अंदर जापान में, मई में हिरोशिमा के अंदर G7 समिट होस्ट करने वाला है। ये वही हिरोशिमा है जिस पर 6 अगस्त 1945 को जापान ने जो है परमाणु बम जो है, एटॉमिक बम, वो गिराए थे। और आज यूएस जो है वो भी इसके अंदर शामिल होने जा रहा है। तो यूएस ने यहां पर परमाणु बम गिराए, ठीक है, और यहीं पे आज क्या होने वाला है, मई के अंदर G7 समिट होने वाला है। इसमें जेलेंस्की जो है वो क्या करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसमें शामिल होने वाले हैं। वैसे यूक्रेन शामिल नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, यूक्रेन जो है वो इसमें शामिल नहीं है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई जापानी प्रधानमंत्री ने जंग में शामिल किसी देश का जो है वो दौरा किया है। यहां पर से एक बात क्लियर है कि दोस्त कभी परमानेंट दोस्त नहीं होता और दुश्मन कभी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। क्या पता कि कल को शब्द बदल जाए, विचार बदल जाए और हम जो है वो उसी दोस्त से एक कट्टर दुश्मनी जो है वो कर बैठे। और यहां पर दोस्ती आपको नजर आ रही है, यूएस जो है वो शामिल होने के लिए आ रहा है कहां पर, हिरोशिमा के अंदर। तबाही मचा चुका है हिरोशिमा नागासाकी के अंदर। आप लोग को पता है कि 2 ऑपरेशन चलाए गए थे,
मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में उन दोनों ऑपरेशंस का नाम बताइएगा जो कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को चलाए गए थे। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा, जापान में, जब ये परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको बता देंगे। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। स्टडी ग्लोस को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब। सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।